नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का भूगोल विषय लाइन बाय लाइन। और फिलहाल हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 2, और जिसका हमने कुछ पार्ट पढ़ लिया है, उसके आगे से हम आज स्टार्ट करेंगे। यदि आप कंप्लीट वो किसी प्रकार लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं, तो आप सर्च कीजिए एनसीईआरटी बाय विक्रम 10th क्लास। तो आपके सामने चैनल आएगा एनसीईआरटी बाय विक्रम 10th क्लास, और उस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको कंप्लीट बुक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और वहां से आप कंप्लीट बुक पढ़ सकते हैं। तो ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करते, तो चलिए हमारी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए कि हमने कल पढ़ा था कि वनों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया था। तो ये हिस्सा हमने पढ़ लिया था, लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर ये हमें समझ में नहीं आया। तो देखिए, आपके जो वन है उनको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आपका आरक्षित वन, रक्षित वन और आपका अवर्गीकृत वन। तो इनमें डिफरेंस हम देखते हैं कि मेनली डिफरेंस क्या है। तो ये देखिए आपका कि देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए। इसने कहा कि वन जो आपके टोटल वन है ना देश में, तो उसमें से आधे तो आपके क्या हो गए, ये आपके आरक्षित वन हो गए, आपके आधे। ये लाइन आपको समझ में आ गई। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। अब आप कहेंगे मूल्यवान शब्द यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर मानवीय जो हस्तक्षेप है वो ना के बराबर है। ये पूरी तरह आरक्षित है। इसी में किसी प्रकार की मानवीय क्रिया बिल्कुल बंद है। नो गो जोन कि वहां कोई नहीं जा सकता। ये पूरी तरह संरक्षित है, इसलिए इनको नाम दिया गया आरक्षित वन। और इसलिए इनको माना गया है ये कि ये सर्वाधिक मूल्यवान। मूल्यवान कीमत का मतलब नहीं है, ये मतलब है कि जो हमारे जीव जंतु है, जो हमारी प्रकृति है, उसको बचाने के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित वन यही है। क्योंकि इसमें किसी प्रकार की लकड़ी काटने, किसी प्रकार के पशु चराने की मनाही होती है, इसलिए इनको नाम दिया गया है आरक्षित वन। शायद अब आपको बेहतर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद है रक्षित वन। आप कहेंगे सर ये रक्षित वन भी तो दोनों सेम ही नाम है। रक्षित मतलब कि जिनकी रक्षा की जाती हो। देखिए, जो आपका आरक्षित वन है ना, उसमें तो फुल फ्लैश क्या है कि नो है कि आप न लकड़ी काट सकते हैं, न उसमें शिकार कर सकते हैं, न आप उसमें जा सकते हैं, न उसमें पर्यटक घूम सकते हैं। जैसे आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया ना, जैसे आपका राष्ट्रीय उद्यान था, वही वन इसके अंतर्गत आते हैं कि इसमें पूरी तरह सिक्योरिटी होती है कि किसी भी मानवीय क्रियाकलाप करने की मनाही होती है। अब आपके रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 जो हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। इसने कहा कि देखिए, आपका 1/3 आपका इस प्रकार से बनेगा टोटल। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका क्षेत्र हो गया, ये आपका रक्षित वन कि टोटल वन का 1/3 मतलब लगभग 33%, 33% के करीब इनकी मात्रा है। और इसने कहा कि ये वन क्या है कि अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। वो ये आरक्षित नहीं है। इनमें से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लकड़ी ला सकते हैं, पशुओं को चरा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं इनको बचाने के लिए। आपको आ रही बात समझ में कि आरक्षित वन है और रक्षित वन से किस प्रकार से भिन्न है। ये वन क्या है, हमें इनको और अधिक नष्ट होने से बचाना है, और कुछ नियम इनको बचाने के लिए हमने बनाए गए हैं, और कुछ नियमित शर्तों के साथ हम इनमें से लकड़ी ला सकते हैं, पशु चरा सकते हैं। आपको आगे बात से क्लियर। अब है आपका एवरग्रीन वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अनवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। तो मतलब इन वनों के लिए किसी प्रकार के नियम नहीं, नियम है वो भी क्या है, न के बराबर है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि लकड़ियां ला सकते हैं। उसमें तो लकड़ियां तो रक्षित वन में से ला सकते थे, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन थी भी। लेकिन इसमें आपकी कुछ कंडीशन नहीं है, न के बराबर रूल है। और ये वन जैसे किसके अधीन होते हैं, सरकार के अधीन भी हो सकते हैं। जो आपकी बंजर भूमि है ना, सरकार के अधीन हो। जैसे आपके गांव में होगी कोई सामलात की भूमि, कोई गांव में आपके पेड़ों का झुंड होगा, ठीक, उसमें से गांव वाले लकड़ियां काट के लेके आते हैं। ठीक है, तो अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय, मतलब कि कोई गांव है, कोई जाति है, तो उसके अधीन में आते हैं, ये अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों वनों में क्या अंतर। आरक्षित वन क्या होते हैं, जो पूरी तरह से सिक्योर है भी। ठीक है, मानवीय जो गतिविधियां पूरी तरह से उसमें बैन है। नो गोन जो जोन आप बोल सकते हैं।
दूसरे में क्या होता है कि नियम होते हैं, कुछ नियमित शर्तों के साथ हम उसमें से लकड़ियां पशु वगैरह चला सकते हैं, और आपके अवर्गीकृत वन में इनमें जो है इतने ज्यादा नियम नहीं होते, और ये आजीविका का भी साधन होते हैं कि इनसे लकड़ियां काट के बेच देते हैं। ये सारी चीजें आपके ऊपर वाले में नहीं होंगी। क्लियर है आपको? तो चलिए इनका एरिया याद रखिए और ये देखिए कि इनमें हमें क्या करना है। ठीक है, और एक किसके अंडर आते हैं? आपके आरक्षित, और ये दोनों सरकार के अंडर आते हैं। हाँ, ये वन क्या होते हैं? कुछ समुदाय और व्यक्तियों के अंडर आ सकते हैं, उनके स्वामित्व में आ सकते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी अन्य वन पदार्थों या उनके बचाव के लिए किया जाता है। देखिए जो आपके आरक्षित और रक्षित वन है, जो आपको बताया था, आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी और अन्य वन पदार्थों या उनके बचाव के लिए किया जाता है। ये मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है भी। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो 75% वन क्षेत्र है ना, वो आपका आरक्षित और रक्षित में आता है। इनमें से हम इमारती लकड़ी लेते हैं, तो ये आरक्षित में तो वो भी कड़े नियमों के साथ है। ठीक है, रक्षित वनों की कैटेगरी में आप इसको ज्यादा समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, जो आपका मध्य प्रदेश वाली लाइन रहेगी कि मध्य प्रदेश में जो 100% वन है ना, तो उसमें से 75% वन इसके तरह आता है। ये आरक्षित और रक्षित दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं? स्थायी वन बोलते हैं। उसके बाद है कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में से एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? कहाँ कहाँ ये आरक्षित वन है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है भी। ठीक है, अब आप देखिए जो आपके आरक्षित वन है वो कहां पर है? वो है आपके जम्मू कश्मीर। बिल्कुल उत्तर में चले जाइए। एक बार इनके राज्यों की ना आप थोड़ी सी मैप के हिसाब से इनको याद रखिए, ताकि थोड़ा सा आपके सामने आसानी हो आपको याद करने की, थोड़ा सा मैप का भी आपको नॉलेज होगी। तो यहाँ पे मैं एक प्रतीकात्मक मैप बनाता हूं आपका। उत्तर जम्मू कश्मीर भी, ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर। आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये आपका पश्चिम बंगाल यहाँ पे आ जाएगा, महाराष्ट्र आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु आपका दक्षिण में आ जाएगा, केरल आपका आ जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पर आ जाएगा, और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात। इन राज्यों में क्या आरक्षित वन ज्यादा है, और जो आपके ये राज्य है ना, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा हिस्सा है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किन राज्यों में रक्षित वन ज्यादा है, किन राज्यों में आपके आरक्षित वन ज्यादा है। एक दो बार सुन लोगे, पढ़ लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। जो बीच वाले राज्य है ना, ये वाले जो आपके यहाँ पे देखिए, इन्होंने सारे कौन से दे दिए राज्य जहां रक्षित वनों की संख्या ज्यादा है, वो आपके दे दिए। बिहार यहाँ पर है आपका, पंजाब दे दिया, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा एक आपका अलग चला गया, ठीक है, और राजस्थान यहाँ पे। तो ये सारे राज्य ये वाले हो गए जहां पे रक्षित वनों का। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में भी, एक आपके पूर्वोत्तर के जो ये वाले राज्य है ना, ये आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं भी। क्या है? ये आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं, और उसके अलावा गुजरात में भी। तो इनमें कौन सा है भी? अधिकतर वन क्षेत्र एवंगीकृत वन तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है, और वहां पे जो वन है ना आपके गुजरात में स्पेशली, और जो आपका पूर्वोत्तर राज्य है उनके वन स्पेशली क्या है? आपके एवर्गीकृत वन है। अब आपको एक दो बार इसको सुनेंगे ना, अब आपको जैसे याद हो गए होंगे। रक्षित वन किसमें थे? आपके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, और आपके एवर्गीकृत वन आपके गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों में है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ये अगर आप क्षेत्र भी साथ लिख देंगे ना, तो आपका क्वेश्चन बेहतरीन हो जाएगा, एकदम क्लियर कट आंसर आपका हो जाएगा, और एग्जामिनर को कहीं पे भी आंसर से आपके मार्क्स काटने की आज्ञा नहीं मिलेगी भी। अब समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीति हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी है। इसने कहा कि वन सिर्फ ये नहीं है कि जीव जंतुओं के आवास स्थल है, इसने कहा कि वन हमारे देश में
मानव प्रजातियों के भी आवास है। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास लोग के संरक्षण में जुटे हुए हैं। कि भारत में कुछ स्थानीय समुदाय है ना, ठीक है, स्थानीय समुदाय मतलब किसी देश लोकल पीपल भी, ठीक है, जैसे आप जहां पर रहते हैं ना, वहां के आप क्या लोकल हैं, स्थानीय लोग हैं। तो उसमें मतलब कि ये स्थान है वन का, यहाँ पे कोई लोग रहते हैं ना, तो वो क्या अधिकारियों के साथ मिलके क्या करते हैं, इसके वनों की संरक्षण करते हैं। क्योंकि इसी से ही दीर्घ काल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संरक्षण में। तो इसने कहा कि जो स्थानीय लोग है ना, जो आपका सरिस्का वन्य अभ्यारण्य राजस्थान में वहां खनन कार्य होता है, तो वो क्या उन्हें पता है कि अगर यहाँ खनन होगा ना, तो ये हमारा वन्य जीव है, पेड़ को, क्योंकि खनन की जो क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा, तो उन्हें पता है कि ये नुकसान पहुंचाएंगे, और वो उन्होंने आंदोलन भी किया कि इस खनन प्रक्रिया को यहाँ से बंद किया जाएगी। चीजें आप समझ रहे हैं कि स्थानीय लोग भी क्या है, वन संरक्षण में अधिकारियों के साथ मिलकर संघर्ष है, मतलब कि वो इस चीज को बढ़ा रहे हैं कि इसको संरक्षण मिलेगी। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे भी, ठीक है। तो इसने कहा कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया, सरकार की भी सहायता की कोई जरूरत नहीं है, और वो खुद से क्या कर रहे हैं, कई क्षेत्रों में लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं। राजस्थान की ओर से हस्तक्षेप, सॉरी, राजस्थान नहीं, सरकार की ओर से भी हस्तक्षेप, मतलब सरकार भी कोई ऐसा काम कर रही है ना कि जो उनके वन्य जीवों को या फिर उनकी वनस्पति को हानि पहुंचाएगा, तो वो भी वो स्वीकार नहीं कर रहे। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव काट डाको, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि 1200 हेक्टेयर वन भूमि है, उनको क्या घोषित कर दिया, बैरदेव कांडो सेंचुरी घोषित कर दी। अलवर जिले के 5 गांव थे, उनमें जैसे उनकी कुछ कितनी भूमि यहाँ पर बताई गई, 1 मिनट, शायद 1200 हेक्टेयर भूमि, तो उन्होंने क्या नाम दे दिया, भैरवदेव डाको आपका सेंचुरी घोषित कर दिया। मतलब अब इसमें से पेड़ काटना, पशुओं को चराना, लकड़ी लेके आना, इमारती लकड़ी प्राप्त करना, वो सारे मना है। जिसके अपने ही नियम और कानून है, जो शिकार वर्जित करते हैं और बाहरी लोगों की घुसपैठ यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। तो ये देखिए कि लोगों ने खुद से वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना कि अलवर जिले में है भैरवदेव डाकू, जहाँ पे लोगों ने खुद से ही वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इसके अपने ही नियम उन्होंने बना दिया कि किस प्रकार की लकड़ी लेके आनी है, कोई आपको शिकार नहीं करना है। तो ये सारी चीजें आपको देखते हैं कि किस प्रकार से स्थानीय लोग आपकी इसको वन्य जीव संसाधन एवं संरक्षण करते हैं, उनका भी आपको चीजें क्लियर है यहाँ पे। और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऑटोमेटिक क्या होता है कि बचाव हो जाता है। देखिए, पवित्र पेड़ों के झुरमुट, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति, प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, ठीक है, कि सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है कि प्रकृति की पूजा करना, पेड़ों की पूजा करना, आपके आसपास भी किसी न किसी पेड़ की पूजा होती होगी जो पवित्र समझा जाता होगा भी। जिस आधार पर प्रकृति के हर रूप की रक्षा करनी हुई, प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है कि प्रकृति की पूजा करना भी, और जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके अनुसार हम उसको पवित्र समझते हैं और प्रकृति की क्या करते हैं, हम रक्षा करते हैं। इन्हीं विश्वास ने विभिन्न वनों को मूल एवं कुमारिय के रूप में बचाकर रखा, जिन्हें पवित्र पेड़ों के दुर्मठ कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे जगह हो गई, ऐसा स्थान होगा, क्षेत्र, जिसको क्या किसी देवता का स्थान मान लिया जाता है, किसी पवित्र भूमि मान लिया जाता है कि यहाँ से पेड़ वगैरह काटना मना है। आपके आसपास भी ऐसा कोई पवित्र पेड़ या ऐसे पेड़ों का समूह होगा जिसको काटना मना है। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं और न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं भी। तो इसने कहा कि वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं और न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं, कि ना वो खुद उनको हानि पहुंचाते हैं और न दूसरों को उनके साथ छेड़छाड़ करना, मतलब पेड़ों को काटना, शिकार करना, ये चीजें नहीं करने देते।
कुछ समाज में कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि संस्कृति को बचाने के लिए जो आपका छोटा नागपुर क्षेत्र है उसमें मुंडा और संथाल जनजातियां हैं, वो किन पेड़ों की रक्षा करती है, वो आपको ध्यान रखना है, आपका महुआ और कदम का। ओडिशा और बिहार की जनजातियां भी, उड़ीसा और बिहार शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। इससे में बहुत से व्यक्ति पीपल और वटवृक्ष को पवित्र मानते हैं। आपके यहाँ भी पीपल और वटवृक्ष को आपको ध्यान में रखना है कि मुंडा और जो संथाल जनजातियां वो किसके वृक्षों की पूजा करते हैं, वो आपके महुआ और कदम के। और जो आपके उड़ीसा और बिहार की जनता शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। और हम और आप में से कई पीपल के पेड़ को पवित्र मानते हैं और कई बरगद के पेड़ को पवित्र मानते हैं। इसी प्रकार से क्या जो पुरानी प्रथाएं हैं उनके कारण पेड़ बचे रहते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं जो प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के पारंपरिक तरीके हैं। कि भारत में अनेक ऐसी संस्कृतियां हैं कि जिसमें क्या करते हैं हम प्रकृति और इसकी कृति है ना। और प्रत्येक संस्कृति में कि भारत में अनेक संस्कृतियां हैं, इसने बताया कि भारत में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां, ठीक है, कि जैसे आपका कि अलग अलग प्रकार की संस्कृति का मतलब कि चाहे आप राज्य क्षेत्र वाइज लगा लीजिए भी, ठीक है, अनेक समाजों का खाना पीना अलग अलग प्रकार की भाषाएं, जैसे पहाड़ी लोग हो गए आपके, दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के आपके पंजाबी है, ठीक है, जो महाराष्ट्र साइड के द्रविड़ लोग हैं, तो ये सब की अलग अलग क्या है संस्कृतियां हैं। और प्रत्येक संस्कृति में इसकी कृतियों को, प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अनेक पारंपरिक तरीके हैं। कि अलग अलग जो संस्कृति है ना उसमें अलग अलग प्रकार से क्या है कि प्रकृति को और उसके तत्वों को संरक्षित मतलब बचाया जाता है। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। कि कईयों में जैसे आपका गाय को पवित्र माना जाता है, ठीक है, कई में पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता है, कईयों में किसी पर्वत को ही पवित्र मान लिया जाता है, उस पर्वत में खनन करना बिल्कुल मनाही होती है। तो इस प्रकार से इसने बताया है कई झरनों को, पहाड़ की चोटियों को, पेड़ों को, पशुओं को पवित्र मानकर उनका बचाव, संरक्षण मतलब उनका बचाव किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के, जैसे बिश्नोई समाज है, समाज आपका एक छोटा भी हो सकता है, जाति के तौर पर एक पूरा क्षेत्र भी आपका समाज हो सकता है। जैसे उत्तर भारत का समाज, दक्षिण भारत का बिश्नोई समाज हो गया, जाति के तौर पर भी, ठीक है। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय, मोरों के झुंड देख सकते हैं। वो वहां के समुदाय का भी हिस्सा, कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता था, क्योंकि ये जो बिश्नोई समाज के लोग हैं ये इन्हें पवित्र मानते हैं। खासकर काला हिरन का आपने सुना होगा कि सलमान खान ने काला हिरन मार दिया था, ठीक है। तो ये क्या है कि बहुत से समाज है, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां जिसमें अलग अलग प्रकार प्राकृतिक चीजों को पवित्र समझा जाता है और उनकी रक्षा की जाती है भी। तो आपने ये पेड़ों की देख ली, जो आपको जनजातियों के उदाहरण देखे थे, मुंडा व संताल देखे थे, ठीक है। आपके बिहार में देखा इमली का पेड़ और आम के पेड़ों की पूजा की जाती है। आपके यहाँ आसपास किसी पेड़ की पूजा की जाती होगी, आ रही बात समझ में। तो ये भारत में अनेक प्रकार की प्रथाएं हैं जिनके कारण क्या है कि लोग संस्कृति का, सॉरी, ये जो आपका वन्य जीव है इनकी क्या है रक्षा करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे हिमालय के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन में कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, तो यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों का भी प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। इसने कहा कि जो हिमालय में ना प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, आपको पता होगा कि वहां क्या है, अधिकारी पेड़ जब काटने आए तो वहां की महिलाएं, सुंदरलाल बहुगुणा ने उनका क्या किया था, नेतृत्व किया था। और जो स्थानीय लोग थे, जो महिलाओं की संख्या अधिक थी, वो पेड़ों से चिपक गए थे कि पहले हमें काटिए फिर पेड़ों को काटिए, मतलब पेड़ हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अधिकारियों ने पेड़ काटने से वहां से रोकने में वो कामयाब रहे थे, वन कटाई रोकने में ही कामयाब रहे। तो यह भी दिखा दिया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। मतलब यदि हम, जरूरी नहीं कि जो स्पेशल प्रकार के पेड़ पौधे लेके आएंगे तभी वनीकरण को बढ़ावा देंगे, मतलब वनों को बढ़ावा देंगे। हम हमारे यहाँ जो स्थानीय पौधे होते हैं ना
उन्हीं को अगर अधिक संख्या में लगाएंगे तो वो वनीकरण अभियान ही कहलाएगा, मतलब वनों का बढ़ावा। ये नहीं कि आप स्पेशल प्रकार के पेड़ लेके आएंगे, वही उनकी ही गिनती वनों में होगी। इसने बताया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके भी, मतलब जो आपके आसपास उगते हैं, हो सकता है किसी क्षेत्र में आम के पौधे ज्यादा उगते हो सकता है कि किसी में पीपल के उगते हो, किसी में शीशम के, अलग अलग पेड़ अलग अलग क्षेत्र में उगते हैं, मौसम और जलवायु की और प्रकार, जो स्थान की प्रकृति है ना, उसके आधार पे भी। उसने कहा कि आप क्या करिए कि जो आपके आसपास क्षेत्र में है उन्हीं स्थानीय पौधों को बढ़ावा दीजिए। ये भी क्या है, वनीकरण है, मतलब वनों को बढ़ावा देना। सामुदायिक वनीकरण मतलब एक पूरे लंबे तौर पर एक लार्ज स्केल पर क्या वनों का लगाना। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकल्प अब व्यापक हो गया है भी। तो इसने कहा पारंपरिक संरक्षण तरीकों का पुनर्जीवित मतलब जैसे हम पारंपरिक मतलब लंबे समय से हम संरक्षण करते आ रहे हैं ना, चाहे वो आपका मिट्टी का हो, चाहे आपका पौधों का, वो पुनर्जीवित मतलब दोबारा आ रहे हैं। पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवोदयन ने दिखा दिया कि रासायनिक, देखिए क्या हुआ था कि जो बीज थे ना वो हाइब्रिड किस्म के आ रहे थे भी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया किसानों ने कि ये बीज हमें नहीं चाहिए, हमें पुराने मतलब जो जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, हमें उन्हीं बीजों को बचाना है। तो वो था आपका बीज बचाओ आंदोलन। और दूसरा था कि जो रासायनिक उर्वरक थे ना उनका प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा था, आपका केमिकल्स था। तो उन्होंने आंदोलन चलाया कि सरकार इस चीज को बंद करेगी और लोगों को में जागरूकता फैलाई कि आप केमिकल्स का प्रयोग करना बंद कीजिए। तो ये था आपका नवोदायन और बीज बचाओ आंदोलन। कि हाइब्रिड जो बीज थे उनको आने से बाजार में रोका भी। उन्हें दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों, ये बताइए कि आपको चीजें समझ में आ रही है ना। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि मतलब कि वो कृषि जिसमें आपको घाटा न हो। इसने कहा कि बिना केमिकल्स के प्रयोग से, ये जितने ज्यादा केमिकल्स हम यूज करें, रासायनिक यूज करें, इसके प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा कि अलग अलग फसलों का हम उत्पादन करके आर्थिक रूप से व्यवहार्य मतलब कि जो हमें नुकसान न पहुंचाए, हमें फायदा पहुंचाए, ऐसी कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम श्रित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं भी। तो भारत में एक है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कि मतलब हमें क्या करना है कि वनों को क्या कि नष्ट होने से बचाना है और जो वन नष्ट हो चुके उन वनों को दोबारा से तैयार करना है। तो इस कार्यक्रम को नाम दिया गया संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। इसमें सरित मतलब जो वन को नष्ट हो चुके हैं उन वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। कि जो स्थानीय समुदाय है, स्थानीय लोग आपको मैंने बता दिया क्या होते हैं कि लोकल लोग, जैसे आप आपके क्षेत्र के क्या है, स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं। तो उनको भी क्या लिया सरकार ने, साथ लिया है कि उन लोगों का साथ लेके हम वनों को दोबारा तैयार करेंगे। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। तो संयुक्त राज्य वन प्रबंधन का जो संयुक्त वन प्रबंधन का जो योजना है इसका प्रारंभ करने वाला, इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा, आपका उड़ीसा। और इसकी शुरुआत कब हुई, 1988 में। आप ध्यान रखना भी, क्योंकि एक नंबर के आप कहते हैं ना एमसीक्यूज करवा दीजिए, एमसीक्यूज करवा दीजिए, मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा हूँ भाई। अब है वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन श्रित वनों के बचाव के लिए कार्य करता और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसमें गांव के लोग संस्था बनाई जाती है, एक सभा कमेटी बनाई जाती है जिसमें वन विभाग के अधिकारी भी शामिल होते हैं और गांव के लोग भी शामिल होते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से हमें इस वन को दोबारा से एक नष्ट होने से बचाना है और उसको दोबारा से तैयार करना है।
इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती लकड़ी वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। और ये जो लोग है ना, तो आप सोचेंगे कि गांव वाले अपना क्यों समय वेस्ट करेंगे भी। एक तो देखिए ये आपकी सामाजिक चीज है। सामाजिक चीज हम पहले लेसन में पढ़े आए थे कि जो इकोनॉमिक्स के 6 क्लास की उसमें कि जो सामाजिक लोग होते हैं वो सम्मान के हकदार होते हैं। लेकिन फिर भी बताया कि इसके बदले जो स्थानीय लोग हैं ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन, जैसे आपका इमारती लकड़ी को छोड़ दीजिए, वहां से लकड़ियां सूखी लकड़ियां ला सकते हैं, पशुओं को चरा सकते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना है कि वो वन नष्ट न हो, वनों को हानि न पहुंचे। ये तो आपकी हो गई गैर इमारती वन जैसे मध्य स्तरीय लाभ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मध्य स्तरीय लाभ गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं और सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भागीदार होते हैं। जो इमारती लकड़ी मिलेगी तो उसमें भी इनको क्या है कि हिस्सा मिलेगा भी। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन में प्रबंधन में शामिल करना चाहिए भी। तो इसने कहा कि भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि जिस प्रकार से भारत में वनों के प्रति उनको नष्ट किया गया है या फिर उनको दोबारा तैयार किया गया, उनका बचाव किया गया है, तो इन स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, चाहे उनको हम प्रयोग कर रहे हैं संसाधनों को, चाहे हम संसाधनों को बचा रहे हैं। तो जो आपका स्थानीय समुदाय है ना, उसको जरूर शामिल करना चाहिए भी। उनको एक किनारे छोड़ के हम ये दोनों चीजें नहीं कर सकते, न संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, न संसाधनों को बचा सकते हैं। परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में भी देर है, लेकिन फिर भी क्या जो फैसले लेने हैं, ठीक है, तो उस भूमिका में जो सरकार फैसले लेती है और फिर उस जनता पे इसको थोप दिया जाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी क्या है कि जो स्थानीय समुदाय को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आना चाहिए। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। तो मतलब वे ही हमारे विकास की योजनाएं होनी चाहिए, जिसमें तो स्थानीय लोग से पूछा जाए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में भी कि आपको हानि होगी, नुकसान होगा, फायदा होगा, ठीक है। और दूसरा जो आपका वन्य जीव को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, ठीक है, कि जो जनमानस पर केंद्रित हो, मतलब वहां रहने वाले लोगों पर केंद्रित हो, वहां के जो लोग रहते हैं उन पे आधारित हो कि वो किस प्रकार से इस फैसले पर प्रतिक्रिया करते हैं कि उनका लाभ होगा या हानि, पर्यावरण को हमें देखना है और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो गई, मतलब आर्थिक रूप से भी हमें फायदा होगी। पेड़ एक विशेष ऐसे में दयालु और उदारपूर्ण जीव दारू है जो उसका पौधने की कोई मांग नहीं करता और दानशीलता। इसने कहा कि पेड़ एक ऐसा जीवधारी, मतलब जीवित की श्रेणी में तो हमने गिना है पेड़ों को, ठीक है, जो क्या करता है कि आपसे कोई मांग नहीं करता, हमेशा आपको कुछ न कुछ देता रहता है। कि आपने संस्कृत में पढ़ा होगा कि आपके वृक्षा सत्पुरुषा भव, कि जो पेड़ है वो आपके सत्पुरुष होते हैं जो हमेशा आपको क्या करते हैं, कुछ न कुछ देते हैं, कभी भी आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे, लकड़ी देंगे, आपको फल देंगे, छाया देंगे, बीज देंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको देंगे भी। और यह सभी की रक्षा करता और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता। ये बात गौतम बुद्ध ने कही थी 487 ईसा पूर्व में। अब एक बार इसके क्वेश्चन देखिए भी, कितना आसान, जब आपने अध्याय पढ़ लिया ना तो इसके क्वेश्चन आपके लिए कितने आसान हो जाते हैं। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन में आपको बताया था स्थानीय को साथ मिलाया जाता है। चिपको आंदोलन स्थानीय लोगों के द्वारा था। बीज बचाओ स्थानीय लोगों के द्वारा था। तो इनमें से आपका कौन सा हो गया? वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन की वो उसकी सीमाएं कहां तक होनी चाहिए, इसमें स्थानीय लोगों को साथ नहीं लिया जाता। और देखिए अगला, आरक्षित वन कौन से होते हैं? अब आपको अच्छी तरह से पता, आज ही हमने पढ़ा आरक्षित वन, रक्षित वन, अगर, ठीक है। तो ये आपका आरक्षित, जो आपका देखिए अवर्गीकृत वन, तो ये हो गए आपके, ये देखिए यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ कि जो सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन है वो अवर्गीकृत वन थे आपको। आरक्षित वन की सर्वाधिक मूल्यवान वन, ये आपके वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान, मतलब कि सर्वाधिक वो सेफ है, उसमें किसी प्रकार की मानवीय जो क्रियाएं हैं वो प्रतिबंधित है। और फिर आपका रक्षित वन, वह वन भूमि जो और अधिक सरल से बचाई जाती है, इसका विनाश तो थोड़ा सा
उसका नुकसान तो हो चुका, लेकिन हमें और अधिक नुकसान उसको नहीं पहुंचाना है। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण? जैव विविधता आपको बताई थी, हमारे चारों तरफ जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, वो जैव विविधता होते हैं। मानव के लिए क्यों क्यों महत्वपूर्ण? अब देखिए, जो क्वेश्चन गाइडों में लिखवा दिया, किताबों में लिखवा दिया, वही क्वेश्चन का उत्तर लगातार चला आ रहा है अभी। ठीक है। और ये हैरानी होती है कि आप सोचकर क्यों नहीं लगते, क्योंकि यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो जैव विविधता है ना, उससे क्या है कि वो एक पारिता जैसे पारिस्थितिकी तंत्र हमने पढ़ा था, तो ये क्या है कि सभी जैव विविधता मिलकर जो जैव चीजें हैं, क्या पारिस्थितिकी तंत्र बनाती हैं। यदि जैव विविधता के कारण क्या है कि मानव अपनी आवश्यकताएं पूरी कर पाता है, वो बाकी जीवों पर निर्भर रहता है। यदि जैव विविधता नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, उसके कारण क्या है कि जो धीरे धीरे क्या है, आपके प्रदूषण जैसी समस्याएं, ये चीजें बढ़ती जाएंगी, चाहे वो आपका जल प्रदूषण हो, चाहे आपका वायु प्रदूषण हो। तो इसको थोड़ा सा टेक्निक के तौर पर रखिए, रट्टाफिकेशन को छोड़िए। भी अध्याय जिसने पढ़ा है वो बता देगा जैव विविधता हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। विस्तारपूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के वास के कारण है। भी जो मानव विकास कर पेड़ों को काट रहा है, ठीक है, जो आपके अब देखिए 3 जगह रहती है भी। ठीक है, वन्य जीव अगर हम बात करें ना, वनस्पति जात, एक तो जल में भी, जल में रहते प्राणी, तो जल का पानी वो प्रदूषित कर रहा है, चाहे वो समुद्रों के द्वारा, चाहे नदियों के द्वारा वो वेस्टेज छोड़ रहा, तो मछलियां, वो तो जलीय जीव मारे गए। आपके वातावरण में रहते वो हवाओं को प्रदूषित हवा के कारण मर रहे हैं। तीसरा, वो वनों को काट रहा है, ठीक है, शिकार कर रहा है, तो वनों में जंगलों में रहने वाले प्राणी भी क्या है, उसकी चपेट में आते रहे। 3 प्रकार के वनस्पति और प्राणी जात को नुकसान कर रहा है। भारतीय विभिन्न समुदाय ने किस प्रकार वन्य और वन्य जीव संरक्षण में योगदान दिया, ये आपको अभी मैंने बताया था कभी, जो बिहार वाला था, जो आपके जो कि कई लोग क्या है कि जैसे आपका राजस्थान का उदाहरण दिया था आपको, कि उन्होंने जो अलवर जिले के लोग थे, उन्होंने शायद 12,000 हेक्टेयर जमीन को वो कोंडदेव सेंचुरी घोषित कर दिया था। बिहार में लोग पवित्र पेजों की रक्षा करते हैं, कुछ लोग क्या उस स्थानों को पवित्र समझ लेते, जैसे पहाड़ी को, झील को। तो इस प्रकार की बातें सारी आपको इसमें लिखनी है। वन्य और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी, रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखी, इसमें आपको एक एक पॉइंट में प्रत्येक चीज लिखनी है। जैसे बिहार वाले बताई थी कि पेड़ों की पूजा करते हैं, ठीक है, मुंडा और संथाल जातियों की, कि महुआ और कौवा के जैसे पेड़ों की वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं। बिहार और मध्य प्रदेश, शायद बिहार और राजस्थान था आपका, तो वहां पे वो शादी के समय में पेड़ों की रक्षा करते हैं। हमें से आपका ये आपके पीपल और बरगद की वो क्या करते हैं, पवित्र समझते हैं। राजस्थान वाला एक उदाहरण आपका हो जाएगा। तो जो सारे उदाहरण मैंने आपको बताए थे पाठ में से, वो आपको लिखने। अब जब भी आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको किसी प्रकार की समझने की आवश्यकता नहीं होगी। आप एक बार जैसे ही क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। तो मिलेंगे हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।